हेलो दोस्तों, एस के ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ फिर से एक बहुत ही बेहतरीन क्लास को, जिसमें हम लोग फिजिक्स यानी कि भौतिकी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इसके पहले मैं इस भौतिकी सीरीज का पार्ट 1 आप लोगों के लिए अपने चैनल पर उपलब्ध करा चुका हूँ, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। तो दोस्त, आज फिर से हम लोग भौतिकी के बारे में बहुत ही बेहतरीन सवालों को, उसी तरह के सवालों को इस पार्ट 2 में देखने वाले हैं, जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो परीक्षा बैंक का हो, बीपीएससी का हो, एसएससी हो, यूपीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, सीटेट हो, एस्टेट हो, यानी कहने का मतलब कि ये सभी परीक्षाओं के लिए दोस्त, यह जो साइंस का सेक्शन जो है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का बेहतरीन क्लास आप लोगों को हमेशा देखने को मिले। चलिए दोस्तों, आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न जो है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो दोस्त, यह प्रकाश तरंग जो है किस प्रकार की तरंग है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो तरंग दो प्रकार की होती है। एक तो होता है अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरा होता है अनुप्रस्थ तरंग। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दोनों है। तो इसमें जो प्रकाश तरंग जो हो जाएगा दोस्त, यह जो हो जाएगा, यह अनुप्रस्थ तरंग होता है। क्या होता है? यह अनुप्रस्थ तरंग होता है। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। चलिए पहले हम लोग देख लें कि अनुप्रस्थ तरंग क्या कहलाता है, उसके बारे में देख लेंगे। तो हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में देखेंगे हम लोग। तो अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे हैं जिसका दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। ठीक है ना? क्या होता है दोस्तों? जिसका ये यह उस प्रकार की तरंग है जिसका दोलन तरंग, इसका दोलन तरंग जो है संचरण की दिशा में, ये संचरण की दिशा के यह लंबवत होता है। ठीक है ना? यह यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे उस प्रकार का तरंग है जिसका दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। ठीक है दोस्तों, यह लंबवत होता है। एग्जाम्पल में हम लोग देख ही लिए कि यह प्रकाश तरंग हो गया, यानी कि जैसे एग्जाम्पल जो हो गया, यह प्रकाश तरंग हो गई। ठीक है ना? उसके बाद उष्मा हो गया। तो ये जितना होता है यह सब होता है अनुप्रस्थ तरंग। अब हम लोग थोड़ा सा अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में भी देख लें कि अनुदैर्ध्य तरंग क्या कहलाती है दोस्त। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि कहीं भी आप लोगों को परीक्षा में बैठने पर कंफ्यूजन हो कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या कहलाती है, अनुदैर्ध्य तरंगे क्या कहलाती है। अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे हैं दो, जिसके माध्यम के कणों का विस्थापन की गति के दिशा में या विपरीत दिशा में होता है। ठीक है? जिसकी विस्थापन जो है तरंग की गति की दिशा में या विपरीत दिशा में होता है। ठीक है? तो इसको मैं चलिए लिख भी देता हूं कि वैसी तरंगे जिनमें माध्यम के कणों का विस्थापन, माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग की गति के दिशा में, दिशा या विपरीत दिशा, इसमें दिशा या विपरीत दिशा दोनों हो जाता है। अभी इसका एग्जाम्पल मैं बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो हो जाएगा दोस्तों, यह जो होता है ध्वनि तरंगे जो होती हैं, यह अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। और जो प्रकाश जो तरंगे हैं, यह इसकी संचरण की दिशा लंबवत होती है, इसलिए यह जो है अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। लेकिन इसकी गति की दिशा, यह तरंग की गति की दिशा या विपरीत दिशा दोनों में होता है। ठीक है ना? तो इसी को हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा
और ये तरंगों का मतलब क्या होता है। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो है एकॉस्टिक, यानी कि एकॉस्टिक विज्ञान है। एकॉस्टिक किस चीज का विज्ञान है दोस्त? तो एकॉस्टिक जो है यह हम लोग जानते हैं, यह जो हो जाएगा यह ध्वनि से संबंधित जो विज्ञान होता है उसी को हम लोग एकॉस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? उसको हम लोग एकॉस्टिक कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन में दो तीन दिया हुआ है, उसको भी हम लोग देख लें कि इन चीजों का मतलब आखिर में होता है क्या। तो यहाँ पर देख लें, इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्त, क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को 25 से 30 क्वेश्चन कराता हूँ, लेकिन उस क्वेश्चन से मैं इतना क्वेश्चन बना देता हूँ कि अप्रोक्स 70 से 80 क्वेश्चन आप लोगों को एक वीडियो में कंप्लीट हो जाता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्त, आप लोगों को मैं 80 क्वेश्चन एक वीडियो में करा दूं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइएगा, जहां जहां मैं डिस्कशन करता हूँ वो क्वेश्चन आप लोग का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं यूं ही कहीं नहीं बताते चलता हूँ कि आप लोग का टाइम बर्बाद हो, आप लोग को बिना फालतू में मैं ऐसे वैसे टॉपिक को बताता रहूं जिससे क्वेश्चन बनते ही ना हो। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं पहले कि प्रकाश से संबंधित, यहाँ तो अकॉस्टिक हम लोग देख लिए ध्वनि से संबंधित, लेकिन अगर पूछ दे कि प्रकाश से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं। यानी कि इसी को अगर अंग्रेजी की बात करें तो ऑप्टिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्टिक्स कहा जाता है, प्रकाशिकी कहा जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग ध्वनि से तो देख लिए, जलवायु से संबंधित देख ले हम लोग क्या कहता है। तो जलवायु से संबंधित विज्ञान को दोस्तों हम लोग जलवायु विज्ञान कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जलवायु विज्ञान कहते हैं। अगर इंग्लिश की इसकी बात की जाए तो इंग्लिश में इसका हो जाएगा क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी जो है इसमें हम लोग जलवायु से संबंधित विज्ञान को देखते हैं। अब हम लोग धातु से संबंधित विज्ञान को देख लें कि धातु से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं दोस्त। तो यह होता है, धातु से संबंधित अगर विज्ञान की हम लोग बात करेंगे तो धातु रचना विज्ञान में इन सारी चीजों का हम लोग अध्ययन करते हैं। किसमें? धातु रचना विज्ञान में। अगर इसकी अंग्रेजी में बात करें तो मेटलोग्राफी जो हो जाएगा, यह जो हो जाएगा मेटलोग्राफी, मेटलोग्राफी जो हो जाएगा यह, इसमें हम लोग धातु से संबंधित विज्ञान को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये सारी बात जो है आप लोग को अच्छी तरह से समझ में हो गई, आ गई होंगी। तो इसी तरह आप लोग वीडियो के सिर्फ अंत तक बने रहें और अंत तक बने रहिएगा, उसके बाद कहिएगा कि वाह सर, आज का क्लास देखने के बाद में तो एकदम मजा ही आ गया। तो इसी तरह का मैं इंटरेस्टिंग, इसी तरह का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए, आप लोगों की जो परीक्षाओं में जो छूटने वाला क्वेश्चन होता है मैं लेकर आता हूँ और आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। और आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोग को परीक्षा की सफलता में चार चांद लगा देंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आ गया कि साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है। तो साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है दोस्त? तो यह जो हो जाता है, यह हो जाता है, यह 30 से 40 डेसिमल जब हम लोग बात करते हैं तो यह जो हो जाता है यह साधारण बातचीत की ध्वनि हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्त? यह साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता हो जाती है 30 से 40 डेसिमल के बीच में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 से 40 डेसिमल। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन अगर पूछ दे कि शोर, ये तो साधारण बातचीत की हो गई, अगर पूछ दे कि शोर में कितना डेसिबल का साउंड होता है, तो शोर में लगभग, शोर जो हम लोग नहीं कहते हैं शोरगुल, तो शोर में लगभग जो है दोस्तों यह 55 डेसिबल तक, 55 डेसिबल तक साउंड उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग शोर कहते हैं। कभी परीक्षा में पूछ ले कि शोर का कितना डेसिबल तक शोर कहलाता है ध्वनि, तो ये लगभग 55 डेसिमल से ऊपर जैसे ही जाएगा वो शोर के श्रेणी में आने लगेगा। कभी पूछ ले कि बारात में शोर कितना होता है, बारात में शोर कितना होता है, बारात में शोर का जो ध्वनि का कितना डेसिबल तक शोर होता है, तो ये लगभग ये 110 डेसिमल, यानी कि 110 डेसिमल के बराबर जो है ये शोर उत्पन्न होता है बारात में। अगर आजकल की बात करें डीजे वाले को देख ले हम लोग, तो जो डीजे जो बजता है, तो डीजे में जो शोर होता है, जो उत्पन्न होता है शोर दोस्त,
यह 120 डेसिमल से ऊपर होता है। तो इसीलिए यह जो भारत सरकार और कई राज्य सरकारें जो है, यह डीजे पर रोक लगा रही है, ताकि इससे ध्वनि प्रदूषण काफ़ी हो रहा है दोस्त। 120 डेसिमल कोई छोटा-मोटा बात नहीं है। समझिए कि साधारण बात हम लोग 30 से 40 डेसिमल में करते हैं और ये डीजे 120 डेसिमल यानी कि लगभग 3 गुना 4 गुना शोर यह उत्पन्न करता है और यह हम लोगों के कान के लिए बहुत, बहुत, बहुत ही घातक होता है। ठीक है ना? तो ये ध्वनि प्रदूषण जो है, हम लोग के शरीर के लिए भी बहुत ही हानिकारक होता है। हम लोग के लिए कान के लिए हानिकारक होता है, कान के चादरों के लिए हानिकारक होता है। तो चलिए हम लोग डीजे को भी देख लिए। अब चलिए थोड़ा-सा गाड़ी बस में जो हॉर्न लगा रहता है, बस या ट्रक में जो हॉर्न लगा रहता है, हॉर्न को देख लें कि हॉर्न लगभग कितना शोर उत्पन्न करता है। तो यह 106 डेसिबल तक लगभग शोर उत्पन्न करता है। यानी कि 100 से 106 डेसिबल के बीच में यह जो गाड़ी का हॉर्न जो होता है, यह शोर उत्पन्न करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखिए है क्वेश्चन जो है कि सूर्य ग्रहण कब होता है जब तो सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्त? तो सूर्य ग्रहण जो है दोस्त, यह जब चंद्रमा बीच में हो, जब चंद्रमा जो सूर्य और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, यानी कि सूर्य और यहाँ पर पृथ्वी हम लोग कर दिए। बीच में जैसे ही चंद्रमा आएगा, ये चंद्रमा जो आएगा बीच में चंद्रमा आ गया, तो यह जो हो जाता है दोस्त, इसी को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं दोस्त, तो चंद्र ग्रहण में क्या-क्या हो जाता है, उसको हम लोग देख लें। तो चंद्र ग्रहण में ये हो जाता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में यहाँ पर क्या होता है, सूर्य और यहाँ पर चंद्रमा मैं लिख दे रहा हूँ। और इन दोनों के बीच में अगर पृथ्वी आ जाती है, तो इसी को हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो मैं आसान भाषा में आप लोगों को ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आप लोगों को मैं बता दिया और आशा करता हूँ कि यह आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं सूर्य ग्रहण लिख दिया हूँ। तो सूर्य ग्रहण क्या हो गया कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो हम लोग का सूर्य ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो वो चंद्र ग्रहण लग जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एएसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? यानी कि एसआई यूनिट जो होता है हम लोग देखते हैं उसमें लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो दोस्तों एसआई यूनिट में लेंस की शक्ति जो है यह डायोप्टर में हम लोग इसको मापते हैं। ये इसकी जो यूनिट हो गया ये डायोप्टर हो गया। क्या हो गया? डायोप्टर हो गया। तो एसआई यूनिट को हम लोग थोड़ा सा बेसिक देख लें कि कौन कौन से क्वेश्चन जो परीक्षाओं में अक्सर बनते हैं एसआई यूनिट से। तो सपोज कीजिए जितने भी जो प्राथमिक जो मात्रक है मैं आपको बता दे रहा हूँ। लंबाई का ये सब एसआई यूनिट मैं बता रहा हूँ। तो लंबाई का जो एसआई यूनिट हो जाता है यह हो जाता है मीटर हो जाता है। एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पाप की अगर हम लोग बात करते हैं, ये सारा परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन पॉइंट बता रहा हूँ तो इसको आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है? तो ताप को हम लोग देखेंगे, ताप का जो जो होता है, यह एसआई यूनिट क्या हो जाता है? यह केल्विन हो जाता है। क्या हो जाता है? केल्विन हो जाता है। के से रिप्रेजेंट करते हैं इसको ताप को। समय की अगर बात हम लोग करें, तो समय का एसआई यूनिट क्या हो जाता है दोस्तों? यह सेकंड हो जाता है। इसको एस से डिनोट करते हैं समय का। द्रव्यमान की अगर हम लोग बात करें, तो द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में लिखते हैं। क्या करते हैं? इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाता है? किलोग्राम हो जाता है। रिप्रेजेंट इसको केजी से करते हैं। तो ये सारा ऐसा यूनिट हो गया। विद्युत धारा का पूछ लेता है कि विद्युत धारा का ऐसा यूनिट बताइए दोस्त। तो विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है? यह एम्पीयर हो जाता है। क्या हो जाता है? यह एम्पीयर हो जाता है। इसको ए से डिनोट करते हैं। एक और छूट जाता है। हाँ, देखिए एक और जो क्वेश्चन पूछता है बार-बार कि शक्ति का यूनिट क्या होता है? यानी कि पावर का, ये शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है? ये पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो ऐसा यूनिट वाट हो जाता है, जिसको हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये जितना भी आप लोगों को मैं ऐसा यूनिट बताया, इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट में आप लोग कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है कि यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा। तो दोस्त क्वेश्चन पहले एक बार और देख लीजिए। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा दोस्त? तो उसके बीच में का जो मान हो जाएगा, यह जो हो जाएगा दोस्त, यह चौगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह चौगुना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहले तो दोस्तों देख लें कि यह जो है किससे संबंधित है। तो दोस्तों हम लोग कूलॉम का नियम जो पढ़े होंगे, कूलॉम का नियम, यह कूलॉम का नियम जो है, यह कूलॉम का नियम का यह थ्योरेटिकल पार्ट हो गया जो अभी ऊपर लिखा हुआ है। इसी से यह रिप्रेजेंट होता है। इसी के माध्यम से हम इसको चौगुना हम आप लोग को बता दिए। तो कूलॉम का नियम क्या कहता है दोस्त? ये कूलॉम का नियम कहता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आर क्या होता है दोस्त? यह जो दो आवेशों के बीच की दूरी होती है, यानी कि Q1 और Q2 सपोज कीजिए दो आवेश है, तो इन लोगों के बीच की दूरी जो है आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और इसका जो डेरिवेटिव फॉर्मूला होता है फोर्स में कूलम का नियम में, तो F इक्वल टू क्या हो जाता है? ये K कांस्टेंट हो जाता है Q1 इंटू Q2, यानी कि दोनों आवेश का गुणनफल अपॉन आर स्क्वायर, यह जो हो जाएगा, यह कूलम का नियम हो गया। यानी कि F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर जो हो गया, यह इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा लिख दूं। यह Q1 जो है, यह Q1 और यह Q2 है। थोड़ा सा एक मिनट, दोनों को मैं अच्छे से लिख दूं। यह Q1 और यह Q2, ठीक है ना? तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना? तो यह जो यह जो यह जो आप लोगों को यह फॉर्मूला बताए, यह क्या हो जाता है? यह बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह क्या हो जाता है? ये 1/r² कहिए, या इसको कहिए बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है यह। कौन सा? ये हो गया। दूसरा यहाँ पर हो गया, यह बीच की दूरी का आधा होता है तो बल चौगुना हो जाता है। यही आर स्क्वायर जो है दोस्तों, ये कह रहा है कि मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए, यानी कि आर आधा कर दिया जाए, फोर्स क्या हो जाएगा, विद्युत बल क्या हो जाएगा। तो यही दोस्त जो हो जाएगा, यह इसी फॉर्मूला के चलते ये चौगुना हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, इसको याद कर लीजिएगा। ये कूलम का नियम जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार क्वेश्चन फिजिक्स से अगर क्वेश्चन पूछता है तो यह जो है क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, कूलम का नियम। तो अब हम लोगों ने समझ लिया कि ये क्यों चौगुना हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है दोस्त? तो यह जो हो जाएगा, यह यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण जो है यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। अगर यहाँ पर एक और देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, कार्बन डेटिंग विधि। यह भी काफी फेमस, यह जो विधि है, लेकिन यह जो विधि है, यह जीवाश्म की आयु निकालने के लिए होता है। यह क्या होता है? यह जीवाश्मों की आयु निकालने के लिए होता है, ठीक है ना? जीवाश्मों की आयु जो है हम लोग कार्बन डेटिंग विधि से निकालते हैं, लेकिन पृथ्वी की आयु का निर्धारण जो है यह यूरेनियम विधि के द्वारा होता है, जो कि हम लोग का सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 जो है कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है लगभग? वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? साउंड का वेग कितना होता है भाई एयर में? तो यह जो हो जाता है, ये 330 मीटर पर सेकंड जो है, यह ध्वनि का वेग हो जाता है लगभग। किसमें? वायु में। ठीक है ना? तो इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग देख लें। यह दोस्त, वायु में ध्वनि का वेग तो हो गया 330 मीटर पर सेकेंड। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे अधिक किसमें होता है ध्वनि, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक ध्वनि का वेग किसमें होता है, सबसे अधिक ध्वनि का वेग
किसमें होता है? तो दोस्तों यह स्टील में होता है। किसमें होता है? स्टील में सबसे अधिक होता है ध्वनि का वेग। स्टील में ध्वनि का वेग जो है सबसे अधिक होता है। अगर बात की जाए इसकी स्पीड की बात की जाए तो यह 5,920 मीटर प्रति सेकंड जो है ये स्पीड होता है ध्वनि का। किसमें? स्टील में। तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा इसमें हो जाएगा। ठीक है ना? अगर हम लोग जो अधिकतम ठोस में जो न्यूनतम जो होता है, अगर न्यूनतम की अगर बात की जाए, यहाँ अगर हम लोग न्यूनतम की बात की जाए, तो न्यूनतम जो हो जाएगा किसमें हो जाएगा? यह गैसों में हो जाता है। सबसे न्यूनतम जो हो जाता है यह अधिकतम स्टील में, न्यूनतम हो जाता है गैसों में। गैसों में न्यूनतम हो जाता है। ठीक है ना? और निर्वात में अगर ध्वनि की बात की जाए, तो निर्वात में ध्वनि की गति ध्वनि की गति ये दोस्त यह शून्य हो जाती है। शून्य हो जाती है। ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये जितना भी क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मैं बहुत एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, बैंक की परीक्षाएं हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, यानी कि ये जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैं सभी को देखकर, मैं सभी को एक जगह करके इकट्ठा करके मैं देखता हूँ कि फिजिक्स से कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसको मैं लेकर आता हूँ क्वेश्चन को। तो इसको करने में दोस्तों काफ़ी मेहनत लगता है, और आप लोग दोस्त वीडियो को उतना प्यार नहीं दिखा रहे हैं, तो आप लोग चैनल को प्यार दिखाइए दोस्त, और वह जो है आप लोग सब्सक्राइब करके दिखा सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। तो ऐसे जो है हमारा जो मोटिवेशन है काफ़ी आगे बढ़ता रहेगा, और आप लोग के लिए मैं ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, उपलब्ध कराता रहूँगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देख लिया। अब इससे मुझे नहीं लगता है कि कुछ क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है। ये क्वेश्चन जो है कभी-कभी पूछ लेता है कि तापमान में अगर कमी हो तो ध्वनि का वेग क्या होता है? तो दोस्तों तापमान में कमी के साथ, इसको भी पॉइंट लिख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये पूछ लेता है कि तापमान में कमी के साथ, यानी कि तापमान में जब कमी होगा तो ध्वनि का वेग क्या हो जाता है? तो वह भी कम हो जाता है। तो दोस्तों तापमान में कमी के साथ वायु में वायु में ध्वनि का जो वेग है, ध्वनि का वेग जो है यह कम हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि जैसे ही टेम्परेचर कम होगा वायु का, वायु में टेम्परेचर कम होगा तो ध्वनि का वेग भी कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, और देखिए कितना अच्छे तरीके से हम लोगों ने इन सबको देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर जो है यह किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? तो ट्रांसफार्मर जो है दोस्तों यह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह जो काम करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह काम करता है ट्रांसफार्मर। ठीक है ना? अगर ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो 2 प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। यह ट्रांसफार्मर एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है ना? स्टेप अप और स्टेप डाउन का मतलब हम लोगों का जो यह 11,000 से, अगर हम लोग के घरों में जो बिजली आती है जिस ट्रांसफार्मर से, तो उसमें तो पहले देखते हैं हम लोग की ग्रिड से 11,000 वोल्ट आता है, लो जो कि इनपुट 11,000 होता है। लेकिन इसको स्टेप डाउन करके दो स्टेप डाउन करके इसको कितना में बदल देता है, यह 220 हम लोग के घर में आने लगता है, 220 वोल्ट आता है। ठीक है ना? 220 वोल्ट, 440 आता है। तो ये सब वोल्टेज जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा कम करके यह जो है दिया जाता है। ठीक है ना? और यह जो स्टेप अप का मतलब क्या हुआ कि हम लोग को देखे होंगे कि टीवी और हम लोग को ये डीटीएच-वीटीएच जो यूज़ करते हैं, या फ्रिज के लिए यह जो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, वह जो ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। यानी कि उसका क्या मतलब हो गया कि अगर वोल्टेज सपोज कर लीजिए कि वोल्टेज 150 है या 100 हो गया, तो इसको हम लोग स्टेप अप यानी कि बढ़ाकर, इसको बढ़ाकर हम लोग 150, 180, 200, हम लोग के यानी कि ट्रांसफार्मर की क्षमता के अनुसार वो वोल्टेज जो है हम लोग बढ़ा देते हैं। तो वो जो होता है हम लोग के घरों में जो होता है वो स्टेप अप
स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, और जो मेन पोल पर जो होता है 11,000 जो लेता है वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और यह एक और चीज इसमें हम लोग दोस्त देख लेंगे कि यह जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कभी कभी पूछ लेता है कि इसको किसने दिया था दोस्तों। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था, यह जो हो जाएगा माइकल फैराडे के द्वारा इसको दिया गया था। ये छूट रहा था, इसको भी मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत जो है यह माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है कि बल की परिभाषा आती है न्यूटन के, तो न्यूटन के कौन से नियम से बल की परिभाषा आती है दोस्त, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। बल की परिभाषा आती है ये गति के पहले नियम से, लेकिन बल का जो सूत्र आता है F बराबर a में, वह आता है दूसरे नियम से। तो बल की परिभाषा जो है गति के पहले नियम से आती है, और गति का पहला नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसको ही हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जड़त्व का नियम भी हम लोग इसी को कहते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम लोग न्यूटन की गति के पहला नियम को बात करेंगे, देख लिया जाए इसको भी थोड़ा सा क्या कहलाता है। पहला नियम क्या होता है दोस्त, कि एक स्थिर पिंड तब तक स्थिर रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता। यानी कि एक स्थिर पिंड तब तक स्थिर रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता। ठीक है ना। तो यह पहला नियम हो गया। दूसरा नियम की हम लोग बात करेंगे न्यूटन साहब का, तो यह जो हो जाएगा दूसरा नियम क्या कहता है, इससे हम लोग बल का सूत्र मिलता है, ये तो हम लोग देख लिए। यह जो बल का सूत्र है, क्या होता है बल का सूत्र दोस्तों, यह F बराबर m ए जो होता है, यानी कि यहाँ पर m बराबर जो हो जाएगा मास हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान हो जाएगा, और a जो हो जाएगा एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है ना, ये त्वरण हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन। तो फोर्स यानी बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण हो गया, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है ना। तो ये जो हो जाता है दूसरा नियम क्या होता है, ये इसको भी कह सकते हैं F बराबर m दूसरा नियम में, या ये कह सकते हैं कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। क्या होता है, यह हो जाएगा किसी पिंड का संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है ना। तथा बल की दिशा में वह कार्यान्वित होता है, बल की दिशा में कार्यान्वित होता है, यानी कि बल की दिशा में कार्य करता है। ठीक है ना। तो हम लोग दोनों में से कोई लिख सकते हैं, बल का सूत्र का हम लोग जो है दूसरा नियम से हो गया, लेकिन बल की परिभाषा जो है पहला नियम हो गया। पहला नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं, यहाँ पर हमने बता दिया जड़त्व का नियम। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब दूसरा देख लिए, तो तीसरा नियम भी हम लोग देख लें कि तीसरा नियम क्या कहता है। यह काफी छोटा नियम है, इसको देख लें। प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है ना। ये क्या हो जाता है, प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है। तो यह जो हो जाएगा तीसरा नियम हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोगों ने तीनों न्यूटन के नियम को, पहला नियम, दूसरा नियम और ये तीसरा नियम, तीनों को देख लिया। और अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को कहीं क्वेश्चन पूछे इन तीनों नियमों के बारे में तो आप लोग कहीं गलत कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
11 नंबर जो है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। यह जो है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। कैसे होता है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण दोस्त? तो यह जो प्रोसेस हो जाएगा, यह जो हो जाएगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। और नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बारे में मैं बहुत ही विस्तृत रूप से इसके फिजिक्स का पार्ट 1 में आप लोग को बताया हूँ। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं उसको, तो इस वीडियो के बाद अवश्य जाकर देख लीजिएगा। चाहे वो ऑक्सीकरण अवकरण हो, तो इन सारे चीजों के बारे में मैं पार्ट 1 में बता दिया हूँ। तो हम लोग यहाँ पर इसको देखिए, ये नाभिकीय संलयन जो हो गया, इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जो है कि ताप का एसआई मात्रक है। तापमान का एसआई मात्रक क्या हो जाता है दोस्त? तो ताप का जो एसआई मात्रक होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया, जो केल्विन जो है, यह तापमान का एसआई यूनिट हो जाता है। यानी कि यह एसआई यूनिट हो गया ताप का केल्विन। एक इससे फॉर्मूला दोस्त बनता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है। इसको आप लोग एकदम अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। एक फॉर्मूला आता है कि अगर क्वेश्चन दे देता है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलिए, 30 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलिए, ठीक है ना? तो यह फ़ारेनहाइट केल्विन में बदलने के लिए बोल दे, तो यह जो हो जाएगा, यह जो मान का जो कन्वर्जन होता है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है, C/5 इक्वल टू F माइनस 32 बटा 9 इक्वल टू K माइनस 273 बटा, यह 273 है, ठीक है, 273 बटा 5। यह जो हो जाएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा फॉर्मूला दोस्त। यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। यानी कि अगर सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बोलेगा बदलने के लिए, तो सिर्फ यह C/5 और F माइनस 32 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर सेंटीग्रेड को केल्विन में बोलेगा बदलने के लिए, तो यह C/5 इक्वल टू K माइनस 273 बटा 5 लगाएंगे और तुरंत आंसर ला देंगे। ठीक है? अगर फ़ारेनहाइट को केल्विन में कहे, तो सिर्फ ये 2 फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला और ये वाला। तो कहीं से भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा कन्वर्जन करने के लिए तापमान को, तो मुझे नहीं लगता है कि अब आप लोगों से यह क्वेश्चन गलती होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि जब कांच की छड़ की रेशम को रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाता है? जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाता है दोस्त? तो यह जो छड़ जो हो जाता है, यह जो हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। ठीक है? तो हम लोगों ने क्या देखा कि कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाता है दोस्तों? छड़ धनावेशित हो जाता है। और रेशम जो हो जाता है, यह क्या हो जाता है दोस्तों? यह यह रेशम जो हो जाता है, यह ऋणावेशित हो जाता है। क्या हो जाता है? वह ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है ना? अब हम लोग देख लेंगे, इसको तो हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें तो कोई आप लोग कंफ्यूजन रह नहीं गया होगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यह तो हो गया कांच की छड़ जो हो जाएगा, यह धनावेशित हो जाएगा। और यह जो रेशम जो हो जाता है, यह रेशम जो है, यह ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है ना? तो इसको हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या हो जाता है? यानी कि कोई जहाज, समुद्री जहाज नदी में से चलते हुए समुद्र में जब आता है, तो जहाज का स्तर क्या होता है दोस्त? तो यह जो जहाज का स्तर होता है, यह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। क्या हो जाता है? यह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ठीक है ना? और यह क्यों ऊपर उठता है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। क्यों ऊपर उठता है दोस्त? तो यह ऊपर उठने का जो कारण होता है दोस्त, यह जो हो जाएगा, क्या होता है कि समुद्र के जल में विभिन्न प्रकार के लवण घुले रहते हैं। ये तो सब हम लोग जानते हैं। जिससे समुद्र का जल का जो घनत्व होता है, वो नदी के जल के घनत्व से अधिक हो जाता है।
जिसके कारण जो उत्प्लावन बल, जो बायनंसी फोर्स जो होता है, उत्प्लावन बल जो होता है, वो अधिक हो जाता है और यही जो है नाव को ऊपर उठा देता है। क्या होता है? यही जो है नाव को ऊपर उठा देता है। तो क्या हो जाएगा? इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो ये लिख लें कि जल का घनत्व जो है, समुद्र के जल का घनत्व, समुद्र का जल का घनत्व जो है नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। तो अधिक होगा तो क्या होगा? जिसके कारण उत्प्लावन बल का मान अधिक होगा। क्या होगा? उत्प्लावन बल का जो मान अधिक हो जाएगा, उत्प्लावन बल का उत्प्लावन बल का मान अधिक हो जाएगा जब घनत्व अधिक होगा तो। और जब यह उत्प्लावन बल का मान अधिक होगा तो दोस्त इसी कारण जो है नाव थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। नाव थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है। ठीक है? तो समुद्र का जल का जो घनत्व है नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। और यह समुद्र का जल का घनत्व क्यों अधिक होता है? क्योंकि दोस्त इसमें क्या होते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के लवण घुले रहते हैं। ये समुद्र का जल जो है नमकीन होता है, हम लोग जानते ही है। विभिन्न प्रकार के लवण घुले रहते हैं, लवण घुले रहते हैं किसमें? समुद्र के जल में, जिसके चलते उसका जल का घनत्व जो है अधिक होता है नदी के जल के घनत्व से। तो दोस्तों इसको हम लोगों ने बहुत ही आसानी तरीका से, बहुत ही शानदार तरीका से इसको देख लिया। और मैं आशा करता हूं कि आज के बाद से ये क्वेश्चन आप लोग कभी भी देखिएगा तो क्वेश्चन को गलत करके नहीं आइएगा। दोस्त आप लोगों को एसके ग्लोबल क्लासेस इसी तरह का एकदम टॉप क्लास का कंटेंट आप लोगों को दे रहा है। आप लोग सिर्फ चैनल पर बने रहिए और मैं दावे के साथ कहता हूं कि एसके ग्लोबल क्लासेस जो है आपकी सफलता में एक बहुत ही जबरदस्त उछाल ला देगा। आपकी सफलता का सीढ़ी बन जाएगा एसके ग्लोबल क्लासेस, क्योंकि यहाँ पर टॉप लेवल का जो कंटेंट जो है बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जा रहा है। इसके लिए कोई चार्ज आप लोगों को नहीं लिया जा रहा है। बहुत सारे कोचिंग जो है इसी टाइप से कंटेंट देंगे, लेकिन उसके लिए आपको दोस्त वो लोग चार्ज करते हैं। तो मेरा आप लोगों से ये वादा है कि आप लोगों का इसी तरह का जबरदस्त कंटेंट जो है आप लोगों को इसके ग्लोबल क्लासेस देता रहेगा। आपको सिर्फ बस यही करना है कि चैनल चूंकि नया है तो आप लोगों को चैनल को थोड़ा सा आप लोगों को प्यार दिखाना होगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होगा। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करना होगा और उनसे कहिए कि इस चैनल पर बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है। ठीक है ना? आप लोगों के लिए दोस्त मैं आज की डेट में अभी तक मैं 50 से ऊपर जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया हूँ, जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो करंट अफेयर हो, हिंदी की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, भौतिकी का यह सीरीज चल रहा है, रसायन का सीरीज चल रहा है, बायोलॉजी का चल रहा है, ज्योग्राफी यानी भूगोल का चल रहा है। ठीक है ना? यानी कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था से चल रहा है, भारत के संविधान से चल रहा है, यानी कि जितने सेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं उसको मैंने इस जितना आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो सारे सेक्शन को मैं कवर कर चुका हूं अभी तक। और 50 प्लस आप लोगों को वीडियो अभी तक मैं प्रोवाइड करा चुका हूं। और कंप्यूटर की स्पेशल क्लासेज भी, कंप्यूटर का मैं आप लोगों के लिए 2 पार्ट यहाँ पर 2 नहीं 3 पार्ट आप लोग को उपलब्ध करा चुका हूँ। और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अभी तक आप लोग वो नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर का भी आजकल काफी योगदान रह रहा है परीक्षा में और कंप्यूटर से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो यानी कि फुल पैकेज जीके का जो है इस क्लासेज इसके ग्लोबल क्लासेज जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा है और वो भी बिल्कुल फ्री में करा रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया दोस्त? तो यह जो हो जाएगा, यह किसने किया? आइंस्टीन ने किया था। किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रत्यावर्ती धारा को पृष्ठ धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? यानी कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है एसी को डीसी में कौन बदलता है? यानी कि अल्टरनेटिव करंट एसी हो गया, डीसी हो गया, डायरेक्ट करंट हो गया।
तो एसी को डीसी में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं दोस्त? यही क्वेश्चन का डिमांड है और उसी को हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं। इसी को हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं, यानी ऑप्शन जो बी है ये सही जवाब हो जाएगा एसी को डीसी में बदलने के लिए। अगर क्वेश्चन पूछ दे आप लोगों से कि डीसी को एसी में कैसे बदलेंगे, ये तो हो गया रेक्टिफायर हो गया एसी को डीसी में। डीसी को एसी में बदलने का जो काम जो है, हम लोग के घरों में जो दोस्त ये इन्वर्टर लगा रहता है, वो इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया। यह बेस्ट एग्जांपल हो गया डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का। तो चलिए हम लोग यहाँ पर दोनों देख लिए। तो दोस्त देखिए मैं कितना महत्वपूर्ण आप लोग को क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखकर ही आप लोगों को लगता होगा कि नहीं सर इसी तरह का क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल अभी हमने आप लोग को प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए हम लोग डेसिबल का प्रयोग करते हैं, यानी कि ध्वनि को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है, यानी कि एक जो स्वतंत्र रूप से ये किसी चीज से टंगा हुआ एक चुंबक अगर है तो यह जो है हमेशा कहाँ पर स्थिर ठहरता है दोस्त? तो यह जो है हमेशा रिप्रेजेंट करता है उत्तर और दक्षिण दिशा को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? उत्तर और दक्षिण दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ऊनी जो कपड़े हैं सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, यानी कि ठंडी के मौसम में हम लोग ऊनी कपड़ा जो पहनते हैं वह सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, बिल्कुल गर्म होते हैं दोस्त। क्योंकि सूती वस्त्र जो है यह जो होता है दोस्त ये उष्मा का अच्छा शोषक नहीं होता है, लेकिन ऊनी कपड़े जो होते हैं दोस्तों यह जो होते हैं आपके अच्छे रोधक होते हैं, ठीक है ना? आपके अच्छे रोधक होते हैं, यानी कि आप लोग अगर ऊनी कपड़ा पहनते हैं तो यह जो आपके अंदर का जो हीट है वो बाहर नहीं निकलने देता है और सूती कपड़ा में यह जो है अंदर रेसिस्ट नहीं रह पाता है, यानी कि ये रोक नहीं पाता है तापमान को। तो इसीलिए हम लोग को सूती वस्त्रों में ठंडा लगने लगता है, लेकिन ऊनी वस्त्र पहनते हैं हम लोग तो हम लोग को गर्म लगने लगता है, क्योंकि वो हम लोग के अंदर के टेम्परेचर को हम लोग को बॉडी टेम्परेचर को वो बनाए रखता है अंदर ही, वो बाहर नहीं निकलने देता है, ठीक है? तो इसीलिए यह ऊनी कपड़े गर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 20 है कि एक फ्यूज की तार इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। यह दोस्तों फ्यूज का तार हम लोग जो अपने घर में विद्युत बोर्ड में हम लोग यूज करते हैं या फ्यूज का तार, क्योंकि जैसे ही अगर हाई वोल्टेज आएगा तो यह जो फ्यूज का तार है जो हम लोग के विद्युत परिपथ को बचा लेता है, विद्युत परिपथ को बचा लेता है, यानी कि घर में ये फ्यूज समझ लीजिए कितना जरूरी है कि अगर वोल्टेज कहीं भी उल्टा पलटा हुआ, कहीं भी अप डाउन हुआ, यानी कि बहुत अधिक वोल्टेज हो गया, अप डाउन नहीं, ये बहुत अधिक वोल्टेज कह लीजिए, अगर बहुत अधिक वोल्टेज आएगा तो यह फ्यूज का तार जो है यह गल जाता है और हम लोग का विद्युत परिचालन जो है ठप हो जाता है और हम लोग का परिपथ जो है यानी कि हम लोग का वायरिंग जो है वो बच जाता है, ये इन्हीं फ्यूज के तारों के चलते। तो इसको हम लोग देख लेंगे कि यही पूछ रहा है कि फ्यूज की तार का लक्षण क्या होना चाहिए दोस्त? तो यह फ्यूज का तार का जो लक्षण है यह उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए, ये उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए और उसका निम्न गलनांक होना चाहिए, ठीक है ना? ये हाई रेजिस्टेंस और यह निम्न गलनांक होना चाहिए इसका, ठीक है किसका? फ्यूज के तार को। तो उच्च प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक जो हो जाएगा यह फ्यूज के तार का लक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 21 जो है कि पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है? तो पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक हो जाएगा दोस्त? तो यह जो हो जाएगा यह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी का घनत्व है ये काफी अधिकतम हो जाता है। किस पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है दोस्तों किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको न्यूटन के तीनों नियमों को बताया था। तो तीनों नियमों में से न्यूटन का जो तीसरा नियम जो है
जो यह है इसी पर रॉकेट का सिद्धांत जो है इसी न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर यह कार्य करता है। रॉकेट का सिद्धांत, ठीक है ना? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब लीजिए ये क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर में प्रीवियस कभी एग्जाम दिए होंगे तो ये फिजिक्स को क्वेश्चन ये बार बार आप लोग को देखने को मिलता है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे काम करता है। यानी कि पानी में हवा का बुलबुला जो है किस तरह से काम करता है? तो दोस्तों यह अवतल लेंस का काम करता है। पानी में हवा का बुलबुला जो है यह अवतल लेंस का काम करता है। और दर्पण और लेंस के बारे में मैंने फिजिक्स का जो पार्ट वन जो अपने चैनल पर अपलोड किया हूँ, उसके इन सब के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक मैं बता दिया हूँ उसमें कि उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है। तो आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद जाकर अवश्य ही देख लीजिएगा दोस्त। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसी तरह का टॉप कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोग के पास पहले पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे 24 है कि दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? दोस्त कभी भी हम लोग रेल के पटरियों पर अगर जाते होंगे तो इस तरह देखते होंगे कि यहाँ पर अगर पटरी ज्वाइंट है थोड़ा सा इसके बाद तो देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर जो है जगह छोड़कर ये फिर आगे वाला पटरी जो है जोड़ा जाता है। ये क्यों जोड़ा जाता है? ये बीच में जो ये थोड़ा सा गैप जो है यह क्यों छोड़ा जाता है गैप? यह इसलिए छोड़ा जाता है दोस्त क्योंकि जो धातु होता है गर्म होने पर फैलता है और ठंडे होने पर संकुचित होता है। यानी कि अगर गर्मियों के दिनों में अगर यह गैप नहीं छोड़े होंगे तो यह जो उष्मा का जब प्रसार होगा धातु जब फैलेगी तो यह जो पटरी जो है टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। और दुर्घटना से बचने के लिए यह जो है जो धातु गर्म होने पर फैलने का यह जो इसका व्यवहार होता है इसी सब के लिए यह जो है पटरियों के बीच में गैप हम लोग छोड़ते हैं ताकि वो अगर थोड़ा सा फैले भी तो वो उसको फैलने के लिए जगह थोड़ा सा मिल जाए और हम लोग का जो पटरी है एकदम सुचारू रूप से रहे, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। इसी चीज के लिए ये गैप छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाशीय फाइबर, इसी को दोस्त हम लोग ऑप्टिकल फाइबर भी कहते हैं। इसी को हम लोग ऑप्टिकल फाइबर भी कहते हैं, ठीक है ना? कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है। क्या काम करता है? यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है, ठीक है ना? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यह काम करता है, ठीक है? काफीय फाइबर यानी ऑप्टिकल फाइबर जो है यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। मैं आपको जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्त आप लोग को देखकर ही लग रहा होगा कि नहीं सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है? यानी कि एक कार में की बैटरी में जो प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है वह क्या होता है दोस्त? तो वह जो हो जाता है क्या हो जाता है? तो यह जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है। एक विद्युत जो अपघट्य होता है यह सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 27 कि घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं। यानी कि हम लोग के घर में जो वायरिंग होता है उसमें जो घर के जो पंखे हैं बल्ब हैं ये कौन से क्रम में लगे रहते हैं दोस्त? तो यह जो जो है दोस्तों इसको हम लोग समानांतर क्रम में जो है हम लोग घरों में वायरिंग करते हैं जो समानांतर क्रम में करते हैं, ठीक है ना? क्यों करते हैं समानांतर क्रम में? उसका कारण नंबर 1 है ये क्यों करते हैं हम लोग? चूंकि सभी उपकरणों की जो वोल्टता है यानी कि सभी उपकरण में सामान्य वोल्टेज आए। ये सभी उपकरणों में एक समान लिख दे रहे हैं सामान्य नहीं, एक समान लिख दे रहा हूं। सभी उपकरण में एक समान वोल्टेज बना रहता है, वोल्टेज बना रहता है। कैसे?
यह समानांतर क्रम में अगर वायरिंग होता है तो। और क्या होता है, इसका एक और फायदा होता है कि अगर एक परिपथ का स्विच बंद कर देने पर दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि एक परिपथ का अगर हम लोग स्विच बंद कर देते हैं, एक परिपथ का स्विच बंद करने पर दूसरे दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग यह श्रेणी क्रम में करेंगे तो दोस्तों एक बंद हो जाएगा तो दूसरा आगे वाला भी बंद हो जाएगा। तो समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम का यही मतलब हो जाएगा। ये इसीलिए हम लोग के घरों का जो वायरिंग है ये समानांतर क्रम में किया जाता है, क्योंकि सभी उपकरण जो है एक समान वोल्टेज उसमें बना रहता है और एक परिपथ का स्विच बंद हो जाने से या एक परिपथ को खराब हो जाने से दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना? तो यह इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है। बने प्रतिबिंबों ये प्रतिबिंबों की संख्या ये बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? यानी कि दो समानांतर दर्पण है, समतल दर्पण, ठीक है ना? ये दो समतल दर्पण सपोज कर लीजिए कि हो गया। इसके बीच में अगर यह कोई वस्तु रखा जाता है तो ये कितना प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों? ये कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो दो समानांतर दर्पणों के बीच अगर कोई वस्तु रख देंगे समानांतर समतल दर्पणों के बीच में, तो दोस्तों यह उसका अनंत प्रतिबिंब बनेगा। उसका कोई अंत नहीं होगा, वो एक दूसरे के सामने रहेगा और समतल दर्पण रहेगा तो वो अनंत जो प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? दोस्तों जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो क्या होता है दोस्त? तो उसका जो भार जो है घट जाता है। क्या हो जाता है? उसका भार जो है घट जाता है। यानी कि एक इसका फॉर्मूला आप लोग समझ जाइए कि किसी वस्तु को अगर चंद्रमा पर हम लोग ले जाते हैं, चंद्रमा पर जो ले जाने पर भार में 1/6 की कमी आ जाती है। एक 1/6 की कमी आ जाती है। ठीक है ना? यानी कि अगर किसी का भार अगर 10 किलोग्राम है, सपोज कीजिए, सॉरी यहाँ पर 60 किलोग्राम कर लीजिए, क्योंकि 6 के मल्टीपल में होना चाहिए। ठीक है ना? मैं एग्जांपल आप लोग को बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर 60 किलोग्राम हो गया उसका भार, तो चंद्रमा पर जाएगा तो वह जो हो जाएगा 10 किलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका भार जो है 10 केजी हो जाएगा। ठीक है ना? तो उसके भार में कमी आ जाती है कितना? 1/6 की कमी आ जाती है। ठीक है? लेकिन अगर एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात याद रख लीजिए कि अगर द्रव्यमान की बात की जाए तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना? भार में 1/6 की कमी आ जाएगी, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन उसके नहीं होता है। तो ये जो है इससे इम्पोर्टेंट तथ्य हो गया, किससे? इस प्रश्न से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, लीजिए क्वेश्चन नंबर 30 जो है, यह क्या कह रहा है कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े जो है आपस में चिपक जाते हैं। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े जो हैं आपस में चिपक जाते हैं। क्योंकि ये क्यों हो जाता है दोस्त? क्यों आपस में चिपक जाते हैं? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा यह ए हो जाएगा। यानी कि दाब अधिक होने पर बर्फ का जो गलनांक जो है यह घट जाता है। दाब अधिक होगा तो बर्फ का गलनांक जो है निश्चित ही दोस्तों घट जाएगा और जो दोनों टुकड़े हैं वो चिपक जाते हैं। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? कि बर्फ के दो टुकड़ों के आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ठीक है? तो सही जवाब ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 31 है। इसको हमने आप लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन रख दिया है। यानी कि आप लोग इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में कीजिएगा
और आप लोग अवश्य इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा सर। आप लोग दोस्तों करते क्या हैं कि प्रश्न तो देख लेते हैं, वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन जो होमवर्क क्वेश्चन मैं देता हूं आप लोग उसका जवाब कमेंट बॉक्स में नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो उससे मेरा मोटिवेशन जो है काफी अच्छा रहता है कि आप लोग के द्वारा रिस्पॉन्स किया जा रहा है। और इसी तरह मैं मोटिवेटेड होकर आप लोगों के लिए एक अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लाता रहता हूं। तो दोस्त इसका जो है ये क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ कि एक तार की लंबाई 1 मीटर है। तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 मीटर कर दी जाती है। अब तार का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यही क्वेश्चन है और इसका उत्तर जो है आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज के लिए क्वेश्चन बस इतना ही और आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का जो यह क्लास जो है बहुत ही शानदार आप लोगों के लिए रहा होगा और बहुत ही हम लोग को अच्छी-अच्छी जानकारियाँ इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को मैं प्रदान किया। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए दोस्त हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्त, क्योंकि आपका यही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।